जनसंख्या में आधे नर होते हैं, आधी नारी। भारत की आबादी 60 करोड़ के लगभग है। इनमें 30 करोड़ नारियां हैं। उन्हें शिक्षा एवं स्वावलंबन के अभाव ने, पर्दा प्रथा, अनुभवहीनता एवं सामाजिक कुरीतियों ने बेतरह जकड़ रखा है। वे घर के कैद खानों में बंदे रहकर रोटी बनाने, चौकीदारी करने एवं बच्चे जनने का काम कर रही हैं। ये काम भी वे अपने पिछड़ेपन के कारण ठीक तरह से नहीं कर पाती। स्वास्थ्य और आहार का संतुलन मिल सकना, व्यवस्था बुद्धि के अभाव में गृह व्यवस्था, सज्जा एवं सुरक्षा की दृष्टि से भी आधा अधूरा ही काम कर पाती हैं। आवश्यक जानकारी एवं शारीरिक मानसिक स्थिति की दुर्बलता के कारण उनके लिए स्वस्थ, समुन्नत एवं सुसंस्कारी संतानें प्रस्तुत कर सकना भी कठिन है। पिछड़ापन किसी को कुछ भी करने नहीं देता। फिर भारतीय नारी भी यदि अपने थोड़े से उत्तरदायित्वों को भी ठीक तरह ना निभा सके तो इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है। पिछड़ा वर्ग समर्थ वर्ग के लिए सदा गले का पत्थर बना रहेगा। एक पिछड़ेपन से कराह रहा होगा और दूसरे की कमर उसका भार वहन करने से टूट रही होगी। पिछड़ी नारी न घर परिवार के लिए उत्पादक होती है, न किसी अन्य महत्वपूर्ण कार्य में हाथ बटा पाती है। जल्दी जल्दी बच्चे जनकर अर्थव्यवस्था को नष्ट करती रहती है। छोटे घरों में पर्दे के अंदर कैद रहने में अपना स्वास्थ्य गंवा बैठती है। आए दिन बीमार पड़ी रहती है। स्वास्थ्य रक्षा एवं प्रजनन में बढ़ती जाने वाली सतर्कता के अभाव में आरोग्य का नष्ट होना स्वाभाविक है। आज आधी महिलाएं अपना स्वास्थ्य यौवन की देहरी पर पैर रखने से पूर्व ही गंवा बैठती हैं। शेष को भी रोते कराहते अकाल मृत्यु का ग्रास बनना पड़ता है। इस स्थिति में पड़ी हुई नारी शारीरिक श्रम नहीं कर पाती, मानसिक क्षमता उसमें है ही नहीं। बीमारी का खर्च तथा खीज असंतोष का वातावरण बढ़ता है। ऐसी दशा में नारी अपने समाज के लिए भार ही बनी रहेगी। उसे पालने वाले नफे में नहीं घाटे में ही रहेंगे। पिछड़ापन बनाए रहने की कुचेष्टा अंततः उन्हीं के लिए अभिशाप बनकर रहेगी। भारतीय समाज का आधा भाग लकवा ग्रसित होकर असहाय, असमर्थ बना पड़ा है। इससे समूचे राष्ट्र को भारी क्षति उठानी पड़ रही है। 30 करोड़ व्यक्ति निठल्ले बैठे खाते हैं। यदि वे भी उत्पादक रहे होते तो समृद्धि का दूना उत्पादन होता। इतनी जनशक्ति उपयोगी कार्यों में संलग्न होकर देश की शक्ति और संपन्नता को दूना बढ़ा सकती थी। उससे वंचित रहने से राष्ट्रीय प्रगति में भारी बाधा उत्पन्न होती है। कमाऊ व्यक्तियों पर इन बिना कमाने वालों का भार पड़ने से वे स्वयं भी दीन दरिद्र रहते हैं। यदि नारी भी उत्पादक रही होती तो उसके उपार्जन से उसकी अपनी, बच्चों की, समस्त परिवार की स्थिति में आशाजनक सुधार हुआ होता। सभी सुखी रहते, समुन्नत बनते। पर बंधनों ने तो वो मार्ग ही अवरुद्ध कर दिया। समुन्नत नारी राष्ट्र की आय बढ़ा सकती है। इससे सरकार मजबूत बन सकती है। संसार के रंगमंच पर उसकी आवाज सुनी जा सकने योग्य जोरदार बन सकती है। जब आधी जनता असमर्थ स्थिति में पड़ी हो तो फिर सरकार के पास भी धन शक्ति की और प्रखर जनशक्ति की कमी ही पड़ती रहेगी। प्रतिबंधित नारी की विवशता उसके स्वास्थ्य को नष्ट करने का प्रधान कारण है। घूंघट स्वच्छ हवा को रोकता है। छोटे घरों में घर का सामान भरा पड़ा होता है। खाने पीने की चीजें भी उतने में ही बनती हैं। सूर्य की किरणें जाने योग्य मकान नहीं होते। अस्तु खुली धूप और खुली हवा ना मिलने पर देर सवेर में बीमार तो पड़ना ही होता है। चौका बर्तन जैसे हल्के कामों में शारीरिक श्रम उतना नहीं होता जिससे व्यायाम की आवश्यकता पूरी हो सके। ऐसी दशा में भीतरी और बाहरी अवयवों को जंग लग जाती है। वे जकड़ जाते हैं। पाचन, रक्त संचार, श्वास प्रश्वास, आकुंचन प्रकुंचन आदि कुछ भी ठीक प्रकार ना हो सके तो स्वास्थ्य नष्ट होना स्वाभाविक है। घर के लोगों का, मेहमानों का समय कुसमय आना, उनके लिए घड़ी घड़ी पर भोजन जलपान की व्यवस्था करना,
और इसी धंधे में रात को 12 बजे तक जगते रहना। प्रातःकाल जल्दी उठकर गर्म पानी, चाय, झाड़ू आदि में लगना ऐसा व्यतिक्रम है जिसमें श्रम तो तनिक सा लगता है पर समय सारा चला जाता है। निद्रा विश्राम के लिए समुचित समय ना मिलना ऐसी कठिनाई है जो उत्साही और लगनशील महिला का भी स्वास्थ्य नष्ट किए बिना नहीं रहने देती। काम क्रीड़ा का अत्यधिक दबाव नारी को जर्जर बनाकर छोड़ता है। सृष्टि के सभी प्राणियों में यह प्रथा है कि मादा की पुकार पर नर उसे तृप्त करता है। नर की ओर से कभी भी कोई दबाव नहीं डाला जाता। इसी प्रकृति परंपरा के निर्वाह से स्वास्थ्य स्थिर रह सकता है। नारी इस परंपरा का निर्वाह करने की अधिकारिणी नहीं समझी जाती। उसे अत्यधिक दबाव सहन करना पड़ता है। इसका फल प्रत्यक्ष है। भारतीय महिलाओं में से अधिकांश छोटे बड़े यौन रोगों से ग्रसित हैं और उस व्यथा में अपनी हड्डियां तिल तिल करके गलाती हुई अकाल मृत्यु के मुख में प्रवेश करती हैं। दुर्बल और रुग्ण माता के पेट से उत्पन्न हुए बच्चे भी जन्मजात रुग्णता साथ लेकर आते हैं और दिन रात रोते चिल्लाते रहते हैं। बच्चे दिन में तो भी सो लेते हैं, पर माता के लिए तो कुछ घंटे ही सोने के लिए हैं। उनमें भी बच्चे रोते जगाते हैं। इस स्थिति में महिलाओं का स्वास्थ्य क्यों कर नष्ट ना होगा। नारी यदि अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त कर सके तो वह स्वर्ग की अप्सरा बनकर इन्हीं टूटे फूटे घरों में आनंद और उल्लास की थिरकन भरकर उनमें स्वर्ग जैसी अनुभूतियां भर सकती है। देव दुर्लभ परिस्थितियां उत्पन्न कर सकती है। इन दिनों अपने घर ईंट पत्थरों के टुकड़ों से चुने हुए लकड़ी लोहे के काठ कबाड़ से भरे पड़े हैं। वस्तुएं कूड़े करकट का ढेर बनकर जहां तहां अपनी उपेक्षा पर आंसू बहा रही हैं। चीजें बहुत हैं पर सभी नीरस निर्जीव। बहुत पैसा खर्च करके सजाए हुए घर भी निर्जीव निष्प्राण पड़े रहते हैं। शमशान जैसी निस्तब्धता छाई रहती है। घर में प्रवेश करने वाले को चारों ओर उदासी झांकती दिखती है। इसका कारण ढूंढना हो तो एक ही मिलेगा, उपेक्षित नारी की नस नस में भरी हुई उपेक्षा प्रतिक्रिया। जब नारी को ही सम्मान नहीं मिला तो वह किसे किस तरह सम्मान दे। जब कोई उसे प्यार नहीं करता तो वह किसी को प्यार कहां से दे। पानी की प्यास से जिसके कंठ प्राण में आ रहे हैं उस गाय से घड़ा भरकर दूध पाने की अपेक्षा करना व्यर्थ है। मानसिक स्वास्थ्य सुशिक्षा से, सुसंस्कारी वातावरण से और ज्ञान अनुभव संचय करने की परिस्थितियों से बनता है। वैसी परिस्थितियां कहाँ हैं? जन्म से मरण पर्यंत तक एक छोटे से पिंजड़े में घुटते रहना पड़े और शिक्षा की प्रकाश किरणें समीप तक ना पहुंचे तो समाज संसार से पूरी तरह कटी हुई नारी का बौद्धिक विकास कैसे होगा। भावनाओं पर खराज चढ़ाने वाली संगीत साहित्य कला का जिसे दर्शन तक नहीं होता, उससे उदात्त और परिष्कृत भावनाओं की आशा करना व्यर्थ है। जन्मजात रूप से मनुष्य एक अविकसित पशु मात्र है। उसका विकास तो प्रगति की परिस्थितियां करती हैं। वह स्रोत सूख जाए तो यह किसी प्रकार संभव नहीं कि कोई अपने व्यक्तित्व का प्रखर निर्माण कर सके। यह स्वीकार करते हुए मर्मांतक पीड़ा होती है कि भारतीय नारी शारीरिक और मानसिक दोनों ही दृष्टि से अस्वस्थ और जर्जर हो चली है। इस पीड़ित नारी से नर को क्या लाभ मिला? उसे असहाय बनाकर किसने क्या पाया? घर परिवार के लोगों की इससे क्या सुविधा बढ़ी? पति को उससे क्या सहयोग मिला? बच्चे क्या अनुदान पा सके? देश की अर्थव्यवस्था और प्रगति में पिछड़ी नारी ने क्या योगदान दिया? समाज को समुन्नत बनाने में वह क्या योगदान दे सकी? स्वयं नारी जीवन का क्या सौभाग्य पा सकी? इन प्रश्नों पर विचार करने से लगता है नारी को पीड़ित, पददलित, प्रतिबंधित, उपेक्षित रखा जाना किसी प्रकार उचित नहीं हुआ। समय पूछता है कि अनुचित को कब तक सहन किया जाएगा और कब तक उसे इसी तरह चलने दिया जाएगा। अगर आपको
हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।